गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि ड्रास्टिक चेंज आए हैं न्यू कंपनी एक्ट 2013 जो कि एप्लीकेबल हो गया है 1 अप्रैल 2014 से। उसके ड्राफ्ट रूल्स भी एप्लीकेबल हो गए हैं और इस न्यू कंपनी एक्ट ने इम्पैक्ट डाला है काफी कुछ कंपनी पर, कंपनी के एम्प्लॉयज, ऑफिसर्स, ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, यानी सभी स्टेक होल्डर्स और जो भी कंपनी के मैनेजमेंट या अटेस्टेशन सर्टिफिकेशन में इन्वॉल्व हैं, उन सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर फिक्स की गई है। अभी तक हम लोग पढ़ते थे एक टर्म्स दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। अभी तक हम लोग टर्म्स पढ़ते थे कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, तो ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी वर्ड था ये बेसिकली प्रोफेशनल्स, पर्टिकुलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर नॉट परमिटेड to disclose any informations chartered accountant was not permitted to disclose any information, explanation, records, knowledge obtained due to the audit assignment। क्लाइंट्स की कोई भी चीज जो उनकी नॉलेज में आती है उसको वो किसी और को डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे एक्सेप्ट टू द गवर्नमेंट इफ देयर इज एनी लीगल ड्यूटी, टू द आईसीआई और टू एनी पर्सन विद द परमिशन ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, लेकिन अब जो है न्यू कंपनी एक्ट के अंदर सीए, सीएस एंड सीडब्ल्यूए तीनों के लिए एक ऑब्लिगेशन इंपोज किया गया है, ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड और सस्पेक्टेड रिपोर्ट फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, ये ऑब्लिगेशन लगाया गया है। और इस ऑब्लिगेशन के साथ साथ यदि इसमें फेलियर होती है तो 1 लाख से लेके 25 लाख तक पेनल्टी इंपोज की गई है प्रोफेशनल्स पे। ओके, हालांकि कंपनी एक्ट 56 में भी था कि कोई फ्रॉड है जो कमिट किया गया है उसको डिस्क्लोज किया जा सकता था, लेकिन यहाँ एक ऑब्लिगेशन बनाई गई है और उस ऑब्लिगेशंस में यदि कोई प्रोफेशनल सीए, सीएस या सीडब्ल्यूए फेल होता है तो उसको बाकी अदर जो प्रोफेशनल्स एक्शन उस पर लिए जाएंगे। उसके अलावा ये 1 लाख टू 25 लाख की पेनल्टी लगाई गई। ओके, अब इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है जो डिस्क्लोज करनी है कॉन्फिडेंशियली, वो क्या करना है, उसके लिए करना है फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स फ्रॉड ऑलरेडी कमिटेड और कौन सा फ्रॉड, और टू बी यानी बीइंग कमिटेड।
कोई फ्रॉड यदि पहले हो सकता है या होने जा रहा है या हो सकता है, ये दोनों तरह के फ्रॉड इसके अंदर आएंगे। दोनों तरह के फ्रॉड कमिटेड और टू बी बीइंग कमिटेड, ये दोनों तरह के फ्रॉड रिपोर्ट करने हैं। ठीक है, ये जो फ्रॉड है बाय एवरी ऑफिसर और एम्प्लॉय, बाय एवरी ऑफिसर और बाय एम्प्लॉय अगेंस्ट कंपनी। तो ये जो एम्प्लॉय ने या ऑफिसर्स ने या मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड किया, लेकिन कोई थर्ड पार्टी कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर वो कंपनी के अगेंस्ट फ्रॉड करता है, तो क्या वो भी डिस्क्लोज किया जाएगा? नो। इन दैट केस फ्रॉड इज कमिटेड बाय द आउटसाइडर, यानी आउटसाइडर। इसके अंदर फ्रॉड मीन्स बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, और इस क्लॉज के अंदर आएगा फ्रॉड बाय इनसाइडर्स, फ्रॉड बाय इनसाइडर। यदि फ्रॉड बाय थर्ड पार्टी आर नॉट कवर्ड, नॉट टू बी डिस्क्लोज। फ्रॉड बाय आउटसाइडर यानी फ्रॉड बाय थर्ड पार्टी, इसको डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब ये जो फ्रॉड है कब किया जाएगा कि ऑडिटर्स शुड हैव रीजन टू बिलीव, उसको विश्वास होना चाहिए कि या तो फ्रॉड हुआ है और हो सकता है, रीजन टू बिलीव। ओके, साथ ही साथ ये इमीडिएटली जैसे ही उसकी नॉलेज में आया, इमीडिएटली एंड विद इन रीजनेबल टाइम, यानी विद इन टाइम फ्रॉड को रिपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये सारा जो है सेक्शन 143(12) से लेके सेक्शन 143(15) ऑफ न्यू कंपनीज एक्ट के अंदर ये सस्पेक्टेड फ्रॉड के बारे में बताया गया। ओके, सेक्शन 143(3). ओके, ये जो सीए के बारे में बताया गया है सेक्शन 143(13) के अंदर, और 143(14) के अंदर CWA एंड CSV कवर्ड है। 143 तो आपको इनकम टैक्स का तो याद ही है, जिसमें स्क्रूटनी होती है, और ये 143 फ्रॉड किसका है? एक कंपनीज एक्ट का। ठीक है, हालांकि CS वगैरह को सेक्शन 148 के अंदर और CWA की को इन्होंने सेक्शन 204 में डिफाइन किया है, और 143(14) के अंदर जो भी CS है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 148 और CWA विद इन सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके, ये कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013 के। हाँ जी, बात कुछ समझ में आती है? और आपको मैंने बता दिया 1 लाख to 25 पेनल्टी है अंडर सेक्शन 143(15). तो ये जो लास्ट सेक्शन है डेट इज रिगार्डिंग पेनल्टी। क्लियर? वन 143(13) ये भी कहता है कि फ्रॉड बाय थर्ड पार्टी आर नॉट टू बी
disclosed. Okay, they are not clear. अब इस फ्रॉड के लिए साथ ही साथ ये कहता है कि प्लस हमको जो एसेट 240 है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 240, ये कंपनी एक्ट के अंदर ही कहा गया है। जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसमें जो फ्रॉड डिफाइन किया गया है, उस विद इन द मीनिंग ऑफ द फ्रॉड एज डिफाइंड इन एसेट 240, उन्हीं फ्रॉड्स को हमें डिस्क्लोज करना है, वही गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। ठीक है, उससे बियॉन्ड नहीं। लेकिन साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देने के साथ साथ उसको हमें ऑडिट रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करना होगा। ये नहीं कि गवर्नमेंट को हमने कर दिया तो ऑडिट रिपोर्ट में हम क्वालिफाइड ना करें। रिपोर्ट क्वालिफाइड भी करनी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमें इंफॉर्मेशन देनी होगी। ओके, ये जो फ्रॉड है चाहे कंफर्म हुआ हो या नॉट कंफर्म, दोनों तरह की फ्रॉड, क्योंकि यदि सस्पेक्टेड फ्रॉड पर जब वर्ड आ गया तो फ्रॉड वेदर कंफर्म्ड और नॉट कंफर्म्ड, दोनों तरह के फ्रॉड हमको रिपोर्ट करने हैं। कंफर्म फ्रॉड एंड नॉन कंफर्म फ्रॉड, दोनों तरह के फ्रॉड को हमें कम्युनिकेट करना होगा। किसको कम्युनिकेट करना होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा हमें रिपोर्ट में भी देना होगा। ठीक है, लेकिन ये सब करने से पहले हमें देखनी होगी, जिस तरह ऑडिट में करते हैं यहाँ भी मैटीरियलिटी कंसेप्ट भी आया है। फ्रॉड, मैटीरियल फ्रॉड को हमें डिस्क्लोज करना है, तो मैटीरियलिटी देखने के लिए हम क्या करेंगे? मैटीरियलिटी, फ्रॉड कब मैटीरियल माना जाएगा, ये भी इस डिफाइन किया है सेक्शन 143 में। मैटीरियलिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना केवल कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनी लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ एंड एलाइड लॉ के पेपर में, बट आल्सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इवन एडवांस ऑडिटिंग के पेपर में भी, क्योंकि इसके अंदर मैटीरियलिटी डिफाइन की गई है। यानी कोई फ्रीक्वेंट फ्रॉड है, यदि फ्रीक्वेंटली गलतियां हो रही हैं, फ्रॉड हो रहा है, तो वो मैटीरियल माना जाएगा। अदरवाइज कोई भी फ्रॉड यदि 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से एक्सीड करता है या इक्वल है, और 2% ऑफ टर्नओवर इससे एक्सीड करता है या इक्वल है, ये फ्रॉड मैटीरियल माना जाएगा। ठीक है, तो इस मैटीरियल फ्रॉड को हमें कहाँ रिपोर्ट करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर हमें लगता है ये नॉट मैटीरियल है, फिर क्या करेंगे? फ्रॉड है तो नॉट मैटीरियल है तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्या बताइए? हाँ जी, ये भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन इसको हम इसको रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेंगे। सेकंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेंगे, बीओडी को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, यदि ऑडिट कमेटी नहीं है, बीओडी को करेंगे इफ नो ऑडिट कमेटी। हाँ जी, यदि ऑडिट कमेटी नहीं है तो हम क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करेंगे नॉट मैटीरियल, रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी। यदि मैटीरियल है सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे। ठीक है, इवन यदि नॉट मैटीरियल है लेकिन ये लोग कोई सेटिस्फाइड, इफ नो सेटिस्फाइड रिप्लाई, तो इन वाले केस को भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। अब इनको करेंगे कैसे? ओके,
तो ये जो रिपोर्ट करेंगे, तो प्रोसीजर हाउ टू रिपोर्ट, रिपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम रजिस्टर्ड एडी यानी पोस्ट से जो रजिस्टर्ड लेटर होता है जिसके साथ साथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू होता है, जैसे आजकल के कुरियर में पीओडी होती है यानी प्रूफ ऑफ डिलीवरी, इसी तरह पोस्टल डिपार्टमेंट का एक्नॉलेजमेंट ड्यू होता है एडी, यानी एक साथ में पोस्ट कार्ड टाइप की एक चीज लगती है जिस पर रिसीवर साइन करता है, इस तरह की रजिस्टर्ड एडी से आपको भेजना है, ठीक है। या फिर आप स्पीड पोस्ट प्लस ईमेल दोनों से भेज सकते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट की स्पीड पोस्ट स्कीम है, ओके। या फिर आप लेटर हेड पर डिलीवर कर सकते हैं, डिलीवर में उस लेटर हेड पे साइन ले लीजिए, रिसीव किए, जैसे कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं वहां जाके उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके उसको डिलीवर करें और रिसीविंग ले लें। उसके अलावा जो आरओसी का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ आरओसी, उस फॉर्म में भेज सकते हैं, ओके। लेकिन इन सब केसेस में हमें इसकी कॉपी टू ऑडिट कमेटी भेजनी है। क्या करना है, रिपोर्ट में इसकी जो कॉपी है वो हमें भेजनी है ऑडिट कमेटी को, ओके। हाँ जी, ये कुछ बात समझ में आई। हाँ जी, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। हम लोग क्योंकि यहाँ कारो है 2003, कारो अभी भी एप्लीकेबल है, लेकिन कारो और कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या डिफरेंस है रिगार्डिंग फ्रॉड, ये हमें समझना होगा। हाँ जी, क्या समझना है हमको कि कारो 2000 में क्या फर्क है और कंपनी एक्ट 2013 में क्या फर्क है। तो कारो 2003 वर्सेस कंपनीज एक्ट 2013। हाँ जी, फ्रॉड के बारे में यहां तक आपने समझा। अब हम थोड़ा सा कारो और कंपनीज एक्ट के बारे में बताते हैं। कारो के अंदर यदि फ्रॉड होता है, फ्रॉड बाय ऑफिसर्स, बाय एम्प्लॉइज और बाय थर्ड पार्टीज, इन सबको हमें डिस्क्लोज करना होता है किसके अंदर, ऑडिट रिपोर्ट। कोई भी फ्रॉड होता है, चाहे वो ऑफिसर्स ने किया हो, एम्प्लॉइज ने किया हो या थर्ड पार्टीज ने किया हो, वो ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है, ठीक है। कंपनीज एक्ट में केवल ऑफिसर्स ने किया हो या एम्प्लॉइज ने किया हो, थर्ड पार्टीज को आप काट दीजिए। ये थर्ड पार्टी ने केवल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ने किया है, तो हमें रिपोर्ट किसको करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। वी हैव टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ठीक है, अब इसमें इनमें भी ऑफिसर्स एम्प्लॉइज में यानी कुल मिला के इनसाइड में करना। यदि फ्रॉड बाई मैनेजमेंट है, तो यहाँ ऑडिट रिपोर्ट में देते थे, अब हमें क्या करना होगा, ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ भी ऑडिट रिपोर्ट में तो देना ही देना है,
ऑडिट रिपोर्ट प्लस CG। ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट कौन सी? मेंबर्स को दी जाती है। कारों के अंदर जो फ्रॉड की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो केवल CA को थी। यहाँ कंपनी एक्ट में 2000 में CA प्लस CS प्लस CWA तीनों की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड को ठीक है। इसके अलावा कारों में जो एक फर्क था, इसके अंदर यदि फ्रॉड डिटेक्टेड बाई ऑडिटर्स प्लस डिटेक्टेड बाई अदर्स, इन दोनों को हमें रिपोर्ट में देना पड़ता था। या कंपनीज एक्ट में जो यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में तो ये दोनों देंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट करेंगे ओनली डिटेक्टेड बाई ऑडिटर हिमसेल्फ, या जो भी प्रोफेशनल है जो फ्रॉड उसने डिटेक्ट किया है उसी की रिपोर्ट देगा। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जब भी ये डिटेक्ट करेगा तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑडिटर को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है फ्रॉड। उसके बाद में फिक्स करनी है अकाउंटेबिलिटी, किसकी कौन अकाउंटेबल है, और उससे उसको रिप्लाई मांगनी है, यानी रिप्लाई या रेस्पॉन्स मांगना है, और उसके बाद में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। तो ये सारी पोजीशन हुई हमारे जो नए कंपनीज एक्ट के हिसाब से। यानी नए कंपनीज एक्ट में हमने क्या समझा कि सबसे पहले जो फ्रॉड है, ओके, चाहे वो कमिट हुआ है या बीइंग कमिटेड या सस्पिशन है या हो सकता है, ऐसे फ्रॉड को हमें दो भागों में बांटना है। वो मटेरियल है या इमैटेरियल। मटेरियल है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, इमैटेरियल है तो हमें ऑडिट कमेटी, और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करना है और उनसे सूटेबल रिप्लाई लेनी है। अगर वो सूटेबल रिप्लाई देते हैं और ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाता है कोई बात नहीं, अदरवाइज इन दैट केस आल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है। उसके अलावा मटेरियलिटी देखने का क्या तरीका है, इसके लिए उन्होंने कहा या तो कोई फ्रॉड बार बार हो रहा है, फ्रीक्वेंट हो रहा है, तो वो मटेरियल हो जाएगा, चाहे कितनी भी अमाउंट का हो, कितना भी छोटा हो। और अगर आपको फ्रीक्वेंट नहीं है तो हमें देखना है कि टोटल अमाउंट नेट प्रॉफिट के 5% से ज़्यादा इन्वॉल्व है तो वो मटेरियल हो जाएगा, या टोटल टर्नओवर के 2% से ज़्यादा है तो मटेरियल हो जाएगा। पहले जो फ्रॉड होता था, जो रिपोर्टिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो केवल CA की थी, अब CA, CS, CWA तीनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले केवल जो प्रोफेशनल डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन या नेग्लिजेंस का केस चल सकता था, अब डायरेक्ट पेनल्टी भी है, डेट इज 1 लाख टू 25 लाख यदि कोई प्रोफेशनल CA, CS, CWA यदि उसको रिपोर्ट करने में फेल रहता है। हालांकि थर्ड पार्टी द्वारा किए गए फ्रॉड को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करना है, कोई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय के फ्रॉड हैं उनको रिपोर्ट करना है। मैनेजमेंट के द्वारा किया गया फ्रॉड भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहोगे, ऑडिट कमेटी और
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कहोगे और साथ ही साथ जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको भी क्वालिफाइड करना है। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो कुल मिला के कॉन्फिडेंशियलिटी को बाईपास कर दिया है इस सेक्शन 143 के प्रोविजन 12 to 15 के अंदर। ओके, इसमें जो रिपोर्ट करना है हमने कुछ डिफरेंस आपको बताए। कारो 2003 एंड कंपनी एक्ट 2013 में जो हमें रिपोर्ट करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो प्रोफेशनल डिटेक्ट करेगा वही करेगा, दूसरों के द्वारा डिटेक्ट किए को ऑडिट रिपोर्ट में तो लिखिए, रिपोर्ट करिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फ्रॉड खुद डिटेक्ट किए हुए हैं उन डिटेक्ट को हमें इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जो फ्रॉड है वो या तो ऑलरेडी कमिटेड हो या बीइंग कमिटेड हो, और उसमें रीजन टू बिलीव होना चाहिए किसको, ऑडिटर को, कि भाई कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है। साथ ही साथ उसे सफिशिएंट रीजन्स, सफिशिएंट ग्राउंड एस्टेब्लिश करने चाहिए। जिस पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है उससे बात करनी चाहिए, उससे रेस्पॉन्स करना चाहिए, उसके बाद ही एंश्योर होने के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो रिपोर्ट करे। अदरवाइज सिविल सूट, मानहानि का या कोई भी समस्या भी उसके सामने आ सकती है। ओके, साथ ही साथ जो फ्रॉड है उस फ्रॉड को हमें विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 240 देखना होगा, उससे बियॉन्ड नहीं जाना। ठीक है, तो ये नया कंपनी एक्ट 2003 का जो सस्पेक्टेड फ्रॉड की इस रिपोर्टिंग को जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके कॉर्पोरेट लॉ के पेपर के लिए भी और आपके एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स के पेपर्स के लिए भी। तो इसको बड़े ध्यान से करना, क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन अब आएंगे ही, क्योंकि ये एप्लीकेबल हो चुका है 2014 से, अप्रैल से। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके दोनों सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, और काफ़ी केस स्टडीज में आपको और भी पैसेज में, स्टैंडर्ड्स में और भी कंपनी लॉ की प्रोविजंस को एप्लीकेबल करने में इसका केस स्टडी में कहीं ना कहीं इनका यूज होना है। इसको अपने दिलो दिमाग जहन में अच्छी तरह बैठा लीजिए कि आज की डेट में हम केवल बाच लॉग की तरह, ऐसा नहीं है कि फ्रॉड की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे केवल ओपिनियन देना, वो चीज़ पुराना सिस्टम गया। कॉन्फिडेंशियलिटी की जो हमारे पे एक वेल थी वो भी लिफ्ट हो चुकी है। अब हमारे को यदि कोई फ्रॉड है तो इन्फॉर्म करना है गवर्नमेंट को डायरेक्टली। ओके, मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। कंपनी एक्ट 2013 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सीधे प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करता है। तो जैसे 143 इनकम टैक्स का स्क्रूटनी आपको याद रहता है कि जिसके अंदर रेगुलर असेसमेंट होता है, 143 में यहाँ पर आपको 33 की जगह 143 12 से लेके 143 15 तक के प्रोविजन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।